हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार कक्षा 12 के लिए नया चैप्टर कौन सा जनन स्वास्थ्य, ये हमारा नया चैप्टर का नाम है। चौथा चैप्टर है हमारा, इसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि जनन स्वास्थ्य क्या है। और जनन स्वास्थ्य की अगर हम परिभाषा की बात करें तो इससे पहले भी अगर हम खाली स्वास्थ्य के बारे में बात करें कि स्वास्थ्य क्या है हमारा, जो स्वास्थ्य क्या है, WHO है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO के अनुसार क्या परिभाषा दी गई है। WHO ने कहा कि वो व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति हो सकता है जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, तो उस व्यक्ति को हम स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं। अब बारी आती है जनन स्वास्थ्य की। जो जनन स्वास्थ्य है वो क्या है? देखिए, जो हमारे जनन अंग हैं जब वो शारीरिक रूप से और क्रियात्मक रूप से स्वस्थ होंगे, जो हमारे जनन अंग हैं वो जब शारीरिक रूप से और क्रियात्मक रूप से स्वस्थ होंगे तब हम उसे कहेंगे जनन स्वास्थ्य। तो जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा इसके बारे में विस्तार से मैं इसका इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको। देखिए, जो विश्व में भारतीय के एकमात्र पहला ऐसा देश था जिसने क्या किया था, जिसने सबसे पहले जो परिवार नियोजन के इस प्रकार के कार्यक्रम थे, जन स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम थे, इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चलाया था और उसमें बहुत हद तक इन्हें क्या की थी, सफलता भी प्राप्त की थी। उसके लिए जो हमारे अध्यापक हैं, जो कुछ उनके पेरेंट्स हैं, उनकी सहायता ली गई इस कार्य में। और उसके बाद इस प्रोग्राम में सब काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त करने के बाद फिर इसे जो है परिवार नियोजन वाला जो विभाग था, इसे क्या बना दिया गया, इसे परिवार कल्याण विभाग बना दिया गया। परिवार कल्याण, इसे क्या नाम दिया देगा, परिवार नियोजन को परिवार कल्याण का नाम इन्होंने बाद में दे दिया। ये प्रक्रिया जो थी हमारी, ये लगभग सन 1951 में प्रारंभ हुई थी, जो परिवार नियोजन वाली प्रक्रिया। एक बात यहाँ आती है कि परिवार नियोजन यानी कि परिवार को खुशहाल बनाने के लिए, परिवार जो बच्चे हैं उनकी संख्याओं को सीमित करना, यानी कि परिवार को खुशहाल बनाने के लिए बच्चों की संख्या को सीमित करना, यानी कि परिवार को नियोजित करना क्या कहलाता है, परिवार नियोजन कहलाता है। और अब पहले से परिवार फैमिली प्लानिंग कहते थे, परिवार नियोजन कहते थे, अब इसे कहते हैं परिवार कल्याण। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गर्भ निरोधक की, यानी कि जब आप चाहते हैं कि आपके यहाँ संतान उत्पन्न ना हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं, गर्भ निरोधकों का प्रयोग करते हैं। जो गर्भ निरोधक होते हैं उनमें बहुत सारी, सबसे पहले तो इनमें कुछ इसकी जो प्राकृतिक विधियां हैं, जैसे आप चाह रहे हैं कि सबसे पहले है इसमें क्या, वो है आत्म संयम, यानी कि सबसे पहले जिस समय जब महामारी होती है तो उसके लगभग 1 हफ्ते तक आप सहवास से बचें, सबसे पहली विधि तो यही है इसमें। उसके बाद आजकल बाज़ार में बहुत सारी बहुत सारी गोलियां, खाने वाली गोलियां भी आ रही हैं, तो वो भी क्या है, उसे भी हम गर्भ निरोधक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल एक और नई जो टेक्नोलॉजी आई है वो क्या है कि इंजेक्शन आ रहे हैं। आप चाहते हैं कि हमें 6 महीने तक संतान नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, 6 महीने तक आपको संतान नहीं होगी। 5 साल तक आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ संतान ना हो तो 5 साल तक आपके यहाँ संतान उत्पन्न नहीं होगी। उसके अलावा जो महिलाओं में जो कॉपर्टी वगैरह है, इस प्रकार की जो युक्तियाँ हैं वो भी अपनाई जा रही हैं। तो ये जब इस प्रकार के जो तरीके हैं ये सब क्या है, गर्भ निरोधक है, यानी कि जब तक आप संतान उत्पन्न करना नहीं चाह रहे हैं तब तक आप संतान को उत्पन्न होने से रोक सकते हैं। उसके बाद है सहगर्भता का चिकित्सीय समापन, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि MTP। पेपर में क्वेश्चन में यहाँ से आ सकता है कि MTP क्या है, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है कि इसमें जब आप स्वैच्छिक रूप से, जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ संतान ना हो तो आप क्या करवा सकते हैं, अपने जो गर्भ है उसका समापन करवा सकते हैं। ये आजकल अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो लगभग 4.5 से लेकर 5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो रोजाना क्या करवाते हैं, वो MTP कराते हैं, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि सहगर्भता का चिकित्सीय समापन कराते हैं। इसका दुरुपयोग भारत में ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, तो इसलिए सरकार ने क्या किया, इसके लिए कानून बना दिया। और कानून बनाने के साथ इस पर क्या किया, क्योंकि कानून बनाना सरकार की मजबूरी थी, क्यों, क्योंकि जो मादा भ्रूण हत्या है उसका क्या हो रहा था, दुरुपयोग हो रहा था, मादा भ्रूण हत्या ज़्यादा संख्या में हो रही थी, तो इसलिए सरकार ने क्या किया, इसके ऊपर एक कानून बना दिया। उसके साथ साथ अब इसे मान लो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता इसलिए है, इसकी आवश्यकता क्योंकि जैसे हमारे बलात्कार के केस हैं इस प्रकार से, या लापरवाही में जो आपने सहवास किया, इस प्रकार की जो या सुरक्षित यौन संबंध आपने किया, तो उससे क्या होता है कि अगर आपके यहाँ जो आप प्रेग्नेंट हो गए तो क्या होगा, फिर उसमें उस स्थिति में आप क्या करा सकते हैं, ये चिकित्सा समापन करा सकते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं कि जो चिकित्सा समापन है, सहगर्भता का जो चिकित्सा समापन है, ये जो
प्रारंभिक जो 3 महीने होते हैं यानी कि पहली तिमाही होती है, यानी कि यह कह सकते हैं कि लगभग 12 सप्ताह तक का जो इसका समापन है सहगर्भता का वो सुरक्षित माना जाता है। उसके बाद जो है वो जोखिम भरा हो सकता है। आजकल के टाइम में इतना पढ़ा लिखा समाज होने के बावजूद भी क्या होता है कि जो अशिक्षित जो नीम हकीम है उनके द्वारा जो है इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जो कि उसके स्वास्थ्य के साथ साथ उसकी जान के लिए भी क्या हो सकती है, हानिकारक हो सकती है। उसके बाद करते हैं प्रकनली शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, जो इसे हम कह सकते हैं कि पात्रे निषेचन, एक होता है पात्रे निषेचन। इसमें क्या होता है कि शरीर के बाहर जो शरीर के अंदर प्रक्रियाएं होती हैं, जैसा वातावरण शरीर के अंदर होता है शरीर के बाहर ऐसी ही क्या किया जाता है, ऐसा ही वातावरण जो देने की कोशिश की जाती है। यानी कि क्या करते हैं, माता से जो अंडाणु लेते हैं और जो उसके पिता होते हैं उसके पति होते हैं उनसे क्या करते हैं, शुक्राणु लेते हैं और उन्हें प्रयोगशाला में क्या करवाते हैं, उनका निषेचन कराया जाता है। बिल्कुल ऐसी ही परिस्थितियों में, अजन्म परिस्थितियों में, जैसा शरीर के अंदर वातावरण है ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जाता है, उसे क्या किया जाता है, उसे उनका निषेचन कराया जाता है। उससे जब जायगोट बन जाता है तो उस जायगोट को फिर क्या करते हैं, उसे जो माता का जो गर्भाशय है उसके अंदर उसे क्या कर देते हैं, उसे पहुंचा देते हैं। उसका स्थानांतरण जायगोट का कहाँ कर देते हैं, लगभग 8 कोशिकाओं वाला जो ब्लास्टोमियर है उसका हम क्या करते हैं, निषेचन माता के गर्भाशय में कर देते हैं। और माता के गर्भाशय में करने के बाद फिर आगे का जो उसका विकास होता है उस भ्रूण का, उस जायगोट का, तो वो सारा कहाँ होता है, वो माता के शरीर में होता है, उसके गर्भाशय में होता है। और वो फिर बिल्कुल शिशु रूप में सामान्य रूप से जन्म लेता है और उसे हम कहते हैं प्रकनली शिशु। यानी कि एक प्रकार से समझिए कि जो स्त्री का अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु लेकर उसे निषेचन कराया जाता है। उसके निषेचन कराने के साथ उसे प्रयोगशाला में बिल्कुल वैसा ही वातावरण देने की कोशिश की जाती है जैसा वातावरण शरीर के अंदर होता है, वैसी परिस्थिति देने की उसे कोशिश की जाती है। और फिर जब वो लगभग 8 कोशिका वाला हो जाता है तो उसे क्या करते हैं, फिर उसे माता गर्भाशय में प्रविष्ट करा दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं प्रकनली शिशु। वो शिशु जो है वो लगभग बिल्कुल सामान्य प्रकार से उसी प्रकार से जन्म लेता है जिस प्रकार से सामान्य शिशु जन्म लेता है। भारत में कलकत्ता में लगभग 3 अक्टूबर 1978 को सबसे पहले शिशु ने जन्म लिया था, जिसका नाम था कनुप्रिया अग्रवाल। उसका नाम क्या था, कनुप्रिया अग्रवाल। वो एक लड़की थी। जो शिशु जन्म हुआ था, शिशु का जन्म हुआ था सबसे पहले कलकत्ता में, और डॉक्टर सुभाष मुखर्जी थे, उन्होंने ये कराया था। तो उसका नाम था क्या, कनुप्रिया अग्रवाल। भारत में जो सबसे पहले 3 अक्टूबर 1978 को सबसे पहले जो प्रकनली शिशु है उसका जन्म हुआ था। उसके बाद बारी आती है, और ये जो प्रकनली शिशु है, एक बात की, ये टेस्ट ट्यूब बेबी की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि बहुत सी जो लेडीज़ होती हैं उनकी जो फैलोपियन ट्यूब होती है, जो अंडवाहिनी होती है, वो ख़राब होती है। लेकिन जो उनका गर्भाशय है और उनका जो गर्भाशय और अंडाशय वो ठीक प्रकार से काम करता है, या जिन पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या कम होती है उनमें इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जैसे प्रकनली शिशु उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है, जिनमें अंडवाहिनी खराब हो, उसका अंडाशय गर्भाशय ठीक हो, या जिन पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या कम हो, उनमें हम क्या टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया अपनाते हैं। उसके बाद है सरोगेट माँ। सरोगेट माँ उसे कहते हैं जिस माँ में जिस स्त्री में जो अंडाणु है, अंडाणु का निषेचन तो हो जाता है सामान्य प्रकार से, लेकिन जो भ्रूण है, जो एम्ब्रियो है, उसका विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता। किसी भी वजह से कुछ भी शरीर में कमी हो सकती है। यानी कि जो अंडाणु है, अंडाणु का निषेचन तो सामान्य प्रकार से होता है, लेकिन क्या होता है, जो बाकी जो भ्रूण है उस भ्रूण का विकास नहीं हो पाता। तो क्या करते हैं, उस स्त्री का अंडाणु लेकर उसके पति का जो शुक्राणु होता है उसे उनका निषेचन कराकर उसे जब जायगोट बन जाए, उसका जब भ्रूण जायगोट बनने के बाद भ्रूण बनता है, तो उसे फिर क्या करते हैं, उसे हम जो भी इच्छुक स्त्री है, यानी कि जिससे जो भी सरोगेट माँ बनना चाहती है, उस स्त्री के गर्भाशय में उसे प्रविष्ट करा दिया जाता है। तो उसे बोलते हैं, जो स्त्री उस बच्चे को जन्म देती है उसे बोलते हैं सरोगेट माँ। यानी कि जिनकी जो है जिन स्त्रियों के शरीर में क्या होता है, अंडाणु का निषेचन सामान्य प्रकार से होता है, लेकिन क्या होता है, उनमें भ्रूण का जो विकास है वो नहीं हो पाता। तो उनमें जो सरोगेट माँ है, इस प्रकार सरोगेट माँ के द्वारा संतान उत्पन्न की जाती है। अब जो भ्रूण है उसका जो स्थानांतरण है, भ्रूण के स्थानांतरण की भी 2 विधियां हैं। किस प्रकार से भ्रूण को माता के गर्भाशय में क्या कराते हैं, रोपित कराते हैं, या उसे
प्रविष्ट कराते हैं। सबसे पहली विधि है युग्मनज का अंत है फैलोपियन स्थानांतरण, यानी कि ZIFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। यानी कि जो जाइगोट है इसमें क्या करते हैं, जब जाइगोट कैसा होगा, 8 कोशिकीय स्तर वाला होगा, 8 कोशिकीय स्तर वाला होगा, तो क्या करेंगे, इस विधि के द्वारा जो हमारा जाइगोट है उसे हम क्या करते हैं, जो स्त्री की जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें स्थानांतरित कर देते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा अंत्य गर्भाशय स्थानांतरण IUT। इसमें 8 कोशिकीय जब जो हमारा जाइगोट होता है, जब 8 कोशिकाओं से ज़्यादा हो, यानी कि लगभग 32 कोशिकाओं वाला भ्रूण बन जाए, तब उसे क्या करते हैं, उसे माँ जो स्त्री का गर्भाशय है उसमें प्रवेश करा देते हैं। इसमें 8 कोशिका वाला हो और इसमें कितना हो, 32 कोशिकाओं वाला हो। तो जो ब्लास्टोमियर है, ब्लास्टोमियर यानी कि जब जाइगोट का विभाजन होता है लेकिन उसके आकार में परिवर्तन नहीं होता, तो इसे क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर कहते हैं। तो जो 8 कोशिकीय है इसमें तो जो हमारा इस पर ZIFT है, इसमें तो जब हमारा जो जाइगोट 8 कोशिका वाला हो तब प्रवेश कराते हैं और गर्भाशय में उसके, और इसमें जब 32 सेल वाला यानी कि 32 कोशिका वाला हो तब इसे प्रविष्ट कराते हैं। और इसमें हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है वो है यौन संचारित रोग, यानी कि STD। क्वेश्चन आता है कि STD क्या है। STD क्या है, हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, यानी कि यौन संचारित रोग। ऐसे रोग जो यौन संबंधों के द्वारा, यानी कि जो यौन संबंधों के द्वारा होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, यौन संचारित रोग बोलते हैं। जैसे इन्हें दूसरा नाम इनका क्या है, रतिज रोग भी बोलते हैं, इन्हें जनन मार्ग रोग भी कहते हैं। इस प्रकार के जो रोग हैं वो जीवाणुओं के द्वारा भी हो सकते हैं, विषाणुओं के द्वारा भी हो सकते हैं। तो जीवाणुओं के द्वारा जो होने वाले रोग हैं जैसे सिफिलिस है, सुजाक है, इस प्रकार के जो हमारे रोग हैं ये क्या है, हमारे जीवाणुओं के द्वारा होने वाले हैं। और जो विषाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं जैसे हमारा एड्स है, एड्स क्या है, वायरस के द्वारा होने वाला। हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी और जो एड्स हैं, इस प्रकार के जो रोग हैं ये किसके द्वारा होते हैं, ये विषाणुओं के द्वारा होते हैं। हेपेटाइटिस बी HIV को छोड़कर, यानी कि जो हमारा एड्स का जो वायरस है, एड्स रोग को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे यौन संचारित रोग हैं उन सब का इलाज पूरी तरह से संभव है, बशर्ते सही समय पर उनका उपचार किया जाए। यानी कि जिस समय थोड़े लक्षण प्रकट हों तो उस समय डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर की सलाह लें, उसके अनुसार अपना ट्रीटमेंट कराएं। लेकिन जो हमारा जो एड्स है, एड्स एक ऐसा रोग है जिसका आज तक कोई इलाज नहीं हुआ है। केवल सहायक औषधि उपलब्ध हैं और वो सहायक औषधि भी, उसकी जो कीमत है वो इतनी ज़्यादा है कि वो एक सामान्य भारतीय की पहुंच से बहुत बाहर है। लगभग ये समझ सकते हैं कि 1 वर्ष का जो खर्च है एक व्यक्ति का दवाई का, जो एड्स की दवाई है उसका लगभग 6 लाख रुपए का खर्चा है। तो एक आम आदमी की पहुंच से बाहर है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा एड्स होता है, एड्स के फैलने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे सबसे पहले जो मान लो संक्रमित सुई का इस्तेमाल किया, मान लो कोई डॉक्टर है, आपने आज देखा हुआ गांव में कि एक डॉक्टर है एक ही इंजेक्शन का प्रयोग जो है अनेक व्यक्तियों को लगाने में करता है, एक ही सुई का इस्तेमाल बहुत सारे व्यक्तियों को करता है, तो उससे एड्स फैलने की संभावना पूरी होती है। उसके बाद अगर हमने कोई ब्लड है, किसी को ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता पड़ी, कोई एक्सीडेंटल केस हो गया, कुछ भी किसी वजह से भी हो गया, तो उसमें क्या करता है, जो ब्लड है अगर उसके अंदर एड्स के वायरस हैं तो वो ब्लड भी क्या करता है, एड्स को फैलाने का काम करता है। उसके साथ साथ अगर कोई जो स्त्री है और वो एड्स से पीड़ित है तो उसकी जो होने वाली संतान है उसमें भी इस रोग के फैलने की क्या होती है, संभावना हो जाती है। तो इसे क्या करना है, इसके लिए इसमें क्या होता है, जो एड्स का वायरस होता है, ये एड्स का वायरस क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है, जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, उसके ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। और हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसे धीरे धीरे क्या करता है, उसे कमज़ोर बना देता है। कमज़ोर बनाने के साथ साथ क्या होगा, अगर हमें कोई छोटी सी बीमारी हो गई, कोई साधारण सी बीमारी भी हो गई, मान लो किसी को बुखार हो गया, किसी को दस्त लग गए, तो बुखार जो है वो ठीक नहीं हो पाने का, चाहे आप कितनी ही दवाई कर लें। आपको दस्त लग गए तो वो दस्त ठीक नहीं हो पाने का, चाहे आप कितनी ही दवाई कर लें। और लेकिन इसमें जो सहायक औषधि हैं इनसे क्या होता है, इनसे थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ जाता है। एड्स का पता भी तब तक आदमी को जल्दी नहीं लग पाता है। एड्स का पता आदमी को तब लगता है जब आदमी मृत्यु के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाता है, लगभग उसके जो जीने की जो उम्र है लगभग 4-5 साल शेष रह जाती है, तब इस बीमारी का आदमी को पता लगता है। तो इसका जो तरीका है बचने का, सबसे बढ़िया क्या है, सबसे पहले जो असुरक्षित यौन संबंध हैं उनसे बचें। जो हमारे जो गर्भ निरोधक जो तरीके हैं जैसे पुरुषों में कंडोम वगैरह है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस बीमारी से हम बच सकते हैं। तो आज मैंने इस चैप्टर में आपको क्या क्या बताया, चैप्टर छोटा है
तो सबसे पहले मैंने आपको स्वास्थ्य की परिभाषा बताई, फिर जनरल स्वास्थ्य क्या होता है उसके बारे में बताया, परिवार नियोजन क्या है, फैमिली प्लानिंग उसकी आवश्यकता क्यों है, गर्भ निरोधक क्या है, क्या क्या उसके तरीके हैं वो बताया मैंने आपको, सहगर्भता का चिकित्सा समापन यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP बताया मैंने। उसके बाद आपको टेस्ट ट्यूब बेबी बताया। उसके बाद सरोगेट माँ क्या होती है उसके बारे में बताया। जो IVF है इनके इंट्रा ये है हमारा क्या इंट्रा यानी कि इसे कहते हैं पात्र निषेचन। पात्र निषेचन का मतलब क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। इन जो IVF है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के पात्र निषेचन से हिंदी में बोलते हैं, ये लिखा पात्र निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसे बोलते हैं पात्र निषेचन। इसके बारे में इसकी 2 विधियाँ बताई मैंने आपको कि जो हमारा जो जायगोट है उसे किस प्रकार से जो स्त्री गर्भाशय होता है उसे प्रविष्ट कराते हैं। 2 विधियाँ बताई। सबसे पहले बताया जब जो जायगोट है जब वो 8 कोष के वाला होगा तब इसे किस प्रकार उस विधि को कहते हैं ZIFT विधि, और जब वो 8 कोष का उससे ज़्यादा होता है यानी कि लगभग 32 कोष का वाला होता है तब उसे बोलते हैं IUT विधि। उसके बाद मैंने आपको बताया यौन संचारित रोग। तो इस चैप्टर को पढ़ लेना ध्यान से, कोई समस्या हो तो पूछ लेना। उसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म है। उसके बाद फिर हमारा नया चैप्टर जो है अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। अगला चैप्टर हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, उसे ध्यान से पढ़ना है, वो है वंशागतीय विविधता के सिद्धांत। उस चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन 101% आएगा। अगली जो यूनिट है हमारी 18 नंबर का पेपर उसमें से आना है, तो उस यूनिट को बड़े ध्यान से करना है। धन्यवाद।